चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास में स्वागत है और मैं भारती सर। आज हम लोग उपनिवेशवाद और देहात में क्या पढ़ेंगे, पहाड़ियों के बारे में। पिछले वीडियो सीरीज में आपको पहाड़ियों के बारे में काफी सारे चीज पढ़ाए गए थे कि किस तरह से राजमहल के पहाड़िया के जो इर्द गिर्द जो बसे लोग थे उन्हीं लोगों को कहते हैं पहाड़ी लोग। आज पहाड़ी लोगों की जो बातें हैं ना उसको हम लोग और आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग सीधा आज फोकस करेंगे पहाड़ी लोगों के ऊपर में। पिछले दिन पहाड़ी लोगों से संबंधित बहुत सारे चीज देखे थे कि उन लोग गुजर बस कैसे करते थे। तो देखे थे कि उन लोग झूम तरह के कृषि अपनाते थे। झूम कृषि यानी जिसको आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं, यानी पुराने पद्धति के हिसाब से किए जाने वाला जो कृषि होता है उसी को झूम या झूमिंग कृषि कहते हैं। तो इस तरह के कृषि कार्य जो है राजमहल की पहाड़ी में रहने वाले जो लोग होते थे वो अपने जीवन को गुजारने के लिए करते थे। जिसमें हम लोग फैक्ट्स के रूप में देखे थे कि विभिन्न प्रकार के वो लोग दालों का उत्पादन करते थे, साथ ही साथ देखे थे कि ज्वार का उत्पादन करते थे, बाजरे के उत्पादन करते थे। पिछले वीडियो सीरीज आप देखें तो आपको ध्यान होगा कैसे रहते थे, नहीं रहते थे, इनके बारे में पढ़े। आगे आज के सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फोकस करिएगा आप हमारी बातें को। जिस राजमहल पहाड़ी के बारे में बताया गया था कि इस तरह से ऊंचा नीचा पहाड़ी जो है ये बहुत दूर तक फैला हुआ था और काफी घना घोर था। इसको बुकानन, फ्रांसिस बुकानन इसको अभेद पहाड़ी बताता है। ठीक है, तो ये ध्यान सुनेंगे। बुकानन कहता था कि एक बार इस जंगल में चला जाए कोई आदमी तो वो बाहर नहीं जाएगा। इतना घना घोर, इतना खौफनाक और भयानक है कि कोई भी इस जंगल में जो है यात्री जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये बुकानन, फ्रांसिस बुकानन का कहना है। अब ध्यान से सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अगल बगल इस पहाड़ी के बीच में इर्द गिर्द बाएं दाएं जो भी रहने वाले जो पहाड़ी लोग हैं, ये पहाड़ी लोग के लिए जो जंगल है ना भैया, ये जो स्थान है ना, यही इनकी पहचान है और जीवन का ये आधार है। बात को समझेंगे। ये जो पहाड़ी लोग हैं, ये पहाड़ी लोगों के लिए यही जो स्थान है, ये जो जमीन है, वो इन पहाड़ी लोगों का ये क्या है, पहचान है। देखिए राजमहल के पहाड़ी के बारे में ध्यान से सुनेंगे तो यहां में जो कहानी चलेगी वो पहाड़ी लोगों के, पहाड़ी लोग के बाद हम लोग संथाली को देखेंगे और किस तरह से संथाली को जब तकलीफ होगा तो संथाली लोग अंग्रेजों के विरुद्ध में जो है कि बगावत छेड़ देंगे। तब तक आ जाएगा 1857 और 1857 के क्रांति में संथाली जनजाति भी अंग्रेज के खिलाफ बगावत करेंगे। ठीक है, तो सारा एक सीरीज में हम लोग एकदम वहां तक पृष्ठभूमि बनाते बनाते और संथाल विद्रोह तक पहुंचेंगे, तब आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखेंगे बात को, हमारी बातों को यहाँ सुनिए। ये जो जगह है ये पहाड़ी लोगों के लिए, संथाली से पहले राजमहल में आके जो बसे लोग हैं उसको कहते हैं पहाड़ी लोग। और पहाड़ी लोग जो है इनका ये पहाड़ी वाला जो इलाका है ये पहचान है और जीवन का आधार है। यानी यहीं पे लोग खेती बाड़ी करके, झूम कृषि को अपना करके, शिकार करके और अपना जीवन चर्या चलाते थे। बताए थे कि ये लोग जंगल में इमली के पेड़ के नीचे झोपड़ी बना करके रहते थे और आम के पेड़ के नीचे में छाह में आराम करते थे। और इसी जंगल में जो रेशम का कोया होता था उसको इकट्ठे करके चुन करके और उसको बाजार में बेच करके कुछ पैसे अर्जित करते थे। तो ये सब इनका दिनचर्या है। तो बताइए ये इनके जीवन का ये आधार है कि नहीं है? बिल्कुल आधार है। अब ये ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि ये जो जंगल था राजमहल की पहाड़ियां, इस जंगल में बाहरी वाले जो लोग अगर आते थे तो ये सबसे ये लोग क्या थे, तो आशंकित रहते थे। पिछले दिन बताए थे आशंकित का मतलब भयभीत, डरे हुए रहते थे। यानी बाहरी लोगों को ये प्रवेश करने ही नहीं देते थे। इस बात पे फोकस करेंगे। जो पहाड़ी लोग हैं वो बाहर से जो आए हुए लोग होते थे, जो राजमहल की पहाड़ियां में आते थे, उनको प्रवेश करने नहीं देते थे। चूंकि ये पहाड़ी वाले जितने जल जमीन है ना भैया, इसको यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उसको अपना निजी संपत्ति मानते हैं। उनको नहीं कहना है कि भला ये बंगाल आपका मान लेते हैं अंग्रेज के अंडर में है और यहाँ झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां हैं, तो ये राजमहल के पहाड़ियां को ये नहीं समझते थे कि ये अंग्रेज के अधीन है। इसको लगता था कि एरिया के मालिक सब हमनिये है, बाकी एरिया के कोई संपत्ति का कोई दूसरा हकदार नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा बात को आगे।
अब क्या है ना कि पहाड़ी में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनका एक मुखिया होता था, सरदार। इनकी भी चर्चा पिछले वीडियो सीरीज में करते हैं, तो ये पिछले वीडियो सीरीज में किए हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे कि इन लोगों को कौन सा लोग कहते हैं, तो पहाड़ी लोग कहते हैं। और पहाड़ी लोगों का एक मुखिया है, और ये मुखिया क्या करते थे इनको पहले समझेंगे। जब कभी भी ये लोग जनजाति के तरह रहते थे, पहाड़ी लोग जो जनजाति है ना, अगर आपस में जब कभी भी लड़ झगड़ जाते थे तो इनके जो मेन एक सरदार है, मुखिया है, इनको बड़ा आराम से सब में एकता को कायम कर लेते थे। झगड़े जो लोग एक दूसरे से टकरार लड़ाई झगड़ा कर लेते थे उनको जैसे कि एकदम बढ़िया से मना लेते थे, यानी कहीं ना कहीं अपने ये समूह में ये एकता को कायम कर लेते थे। साथ साथ ध्यान से सुनेंगे, कभी कभी क्या होता है कि इनके जो कुछ लोग हैं, चलिए वहां हमको लगा थोड़ा सा बंद हो गया क्या वीडियो, तो ये ध्यान में रखिएगा बात को कि कभी कभी क्या होता है कि ये लोग अपने में लड़ते थे तब तो इनके मुखिया जो है इन सबको मना लेते थे, समझा बुझा लेते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग आपस में न लड़ करके और जो अन्य जनजाति लोग होते थे उनसे जब लड़ाई होती थी, या फिर ध्यान से सुनेंगे जो मैदानी वाले भागों में जो रहते थे जो लोग, और वो लोग क्या करते थे, तो वो अस्थायी कृषि करते थे, उनसे कभी लड़ाई छिड़ जाती थी। नहीं समझ रहे बात? जैसे पहाड़ी में रहने वाले लोग हैं, इस पहाड़ी में ये राजमहल की पहाड़ी है और पहाड़ी में रहने वाले लोग पहाड़ी लोग कहलाएंगे। लेकिन कभी कभी इधर के क्षेत्रों में, इधर मान लेते हैं ग्राम है पहाड़ी से दूर, और इधर पहाड़ी से बगल से होकर के रास्ता जाता है, और ये रास्ता ये गांव सबको जोड़ता है। तो ये क्या होता था, कभी ग्रामवासी से इन जनजातियों को लड़ाई हो जाए, यानी पहाड़ी लोगों को, या फिर कोई दूसरे जनजाति से इन सभी जनजातियों के बीच में लड़ाई छिड़ जाता था। तो यही चीज आपको एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जब अन्य जनजातियों से या फिर जो इधर मैदानी वाले प्लेन एरिया में जो रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनसे लड़ाई अगर छिड़ जाते थे, तो ये लड़ाई छिड़ने पर ये क्या करते थे, तो फाइनली ये सब लोग एक हो जाते थे। ध्यान से सुनेंगे, ये सब लोग जो भी अपने में जो जनजाति लड़ाई झगड़ा अगर अपने में रहबो करे तो ये लोग सब एक हो जाते थे, और सब लोग एक हो करके और बाहर जो पहाड़ के बाहर जो मैदानी लोग हैं ना, उनसे ये मुकाबला करते थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। साथ साथ कहते हैं कि ये बराबर क्या करते थे, फोकस करिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया चीज है कि बराबर जो मैदानी इलाका में रहने वाले लोग थे, जो मैदानी वाले भाग में इधर जो लोग रहने वाले हैं ना, इन पे ये क्या करते थे, तो बराबर पहाड़ी वाले लोग जो हैं वो हमला करते थे। ध्यान से सुनेंगे, इन पे बराबर क्या करते थे, पहाड़ी वाले लोग तो हमला करते थे, और साथ साथ यहाँ पे जा करके और इनसे जब लड़ाई होता था तो इनके रात में भैंस खोल देंगे, दो चार को जानवर खोल देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इनका जो भी अनाज उनाज होगा, जो भी संपत्ति होगा, ये सब संपत्तियां पहाड़ी वाले लोग लूट लेते थे, जो कि पिछले वीडियो सीरीज में भी हम आपको बात किए। लेकिन अब एनसीईआरटी में एक रीजन दिया जाता था कि आखिर पहाड़ी लोग जो है इन मैदानी वाले भागों में जाकर के जब लूटपाट करते थे तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे रीजन जो है ना वो सर यही है कि कभी जब अकाल आ जाए, या फिर मान लेते हैं कि इनके जिंदगी जीने का बहुत बड़ा अभाव हो जाए, जैसे जंगल एकदम जैसे कि पतझड़ का मौसम आ जाए, जंगल में कंदमूल खत्म हो जाए, शिकार उकार न मिले, यहाँ पे इनके जो भूमि है वहां पे खेती बाड़ी न कर दे, ऐसा लगेगा कि इसे इनका जिंदगी ही उजड़ जाएगा। अब तब ये लोग विवश के टाइम में क्या करते थे, तो अगल बगल जो गांव होते थे वो गांव में जो स्थानीय इलाका में जो अस्थायी कृषि करने वाले लोग होते थे ना, जो परमानेंट एक ही जगह पे रह के खेती बाड़ी करेंगे, उनके यहां जाकर के ये लोग संपत्ति के लूट लाट कर लेते थे। उनके जो पशु होते थे, जानवर, वो उसको लेके भाग जाते थे, अगले दिन बाजार में बेच देगा। तो ये इनको कभी कभी मजबूरी में भी करना पड़ जाता था। अब एनसीईआरटी में और भी बातें कही गई है, ठीक है, ये तो कभी कभी जीवित रहने के लिए ऐसा करते थे, यानी अकाल के टाइम में जब अभाव होता था तो ये बराबर मैदानी वाले भागों पर क्या करते थे, तो हमला करते थे। लेकिन बात को ध्यान से सुनेंगे, कभी कभी ये ताकत दिखलाने के लिए भी ऐसा करते थे। पहाड़ी वाले में से कुछ लोग गए और 10-20 के झुंड में, और ये क्या करते थे कि गांव पर हमला करते थे, यहां से लूट लाट करते थे, और ये इसलिए भी करते थे ताकि ये अपने ताकत को कायम
कर पाते थे कि हम लोग ताकतवर है, हमसे अगर पंगा लेगा बाबू तो महंगा पड़ जाएगा। अगर ये ताकत नहीं दिखाएंगे तो ये हो सकता है कि क्षेत्र विस्तार करते करते ये सब कृषि कार्य को बढ़ाते बढ़ाते और राजमहल के पहाड़ी तक ला घुस जाएगा, ये अंग्रेज इसके मदद से घुस जाएगा। तो तरह तरह के समस्या यहाँ जो है सर जी हो सकता था। इसीलिए ये क्या करते थे कि गांव वाले लोगों पे हमेशा ये लोग बराबर आक्रमण करते थे। इनके सारी प्रवृत्तियों को समझते चलिए, बात को आप एक एक लाइन आपको पढ़ना है, समझना है। या फिर ध्यान से सुनेंगे, एक और भी रीजन आता है कि ये बाहर में भी राजनीतिक संबंध अपना बनाए रखने के लिए ये मैदानी वाले भागों में जो लोग रहते थे उन पे हमला करते थे। मतलब सुनिएंगे, जब इधर पहाड़ी वाले में से 10-20 के संख्या में आएगा, लूट लाट करके लेके भाग जाएगा, तो इधर के जो लोग होंगे उन लोग अपने जो पॉलिटिकल जो भी राजनीतिक होंगे, लगान वसूलना है, कौन लगान देगा, कितना लगान देता है, नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक मामलों में भी जो है पहाड़ी लोगों का चले, उसका संबंध वहां स्थापित हो जाए। इसीलिए यहाँ के जो महाल और यहाँ के जो कुछ लोग होते थे वो गांव में जाकर के लूटपाट करते थे। देखिए अभी आपको परिणाम समझ में आ जाएगा कि काहे लूटपाट करने के कितना राजनीतिक संबंध कितना बड़ा बढ़िया स्थापित कर लिया है। अब यहीं से आपको समझ में आएगा। कहते हैं कि जो मैदानी वाले भागों में जो रहने वाले जो लोग हैं या फिर जो बड़े बड़े जो जमींदार कहाँ रहेंगे, पहाड़ी वाले इलाका में रहेंगे नहीं, तो प्लेन एरिया में रहते थे। और जितना भी प्लेन एरिया में रहे वाला जो जमींदार साहब थे, इनके बारे में तो आप पहले ही वीडियो सीरीज से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करते थे कि जमींदारों को भी धमकाते थे। कौन धमकाते थे? तो ये पहाड़ी वाले जो पहाड़ी जो लोग है ना, उनका जो मुखिया है, जनजातियों का मुखिया, वो मुखिया क्या करता था तो जमींदारों को धमकाता था कि रे तुम अनाज नहीं देगा तो तुमको तीर मार देंगे। समझ बात ना, ये जरूर नहीं कि तीर मार देगा, कहे कि मतलब कि इसको धमकाता था कि अगर लगान टाइम टू टाइम अगर हमको भी टैक्स नहीं दोगे तुम, तो तुम्हारा जैसे कि अनाज तनाज जहां तहां लूट लाट कर लेंगे, चोरी चमारी कर देंगे। तो ये धमका लेता था। तो जमींदार भी इतना डर जा रहा है, आप इतने समझ सकते हैं कि पहाड़ी लोगों से जमींदार भी डर रहा है। और ये कहता था कि अगर तुम चाहते हो कि अपने इलाका में जो भी तुम्हारा जितना भी गांव आता है जमींदारी हित में, तो चाहते हो कि आप अपने राज्य क्षेत्र में शांति स्थापित रहे, तो इसके लिए आपको हमको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स जो कर देगा ना, इस लगान को कहेंगे खीराज। क्या कहते हैं? खीराज। तो जमींदार को कहता था कि तुम हमको खीराज दो, तब यहाँ पे क्या होगा, तो पूरा शांति वातावरण रहेगा। यानी जमींदार को भी शांति बनाए रखने के लिए, यानी शांति खरीदने के लिए इन पहाड़ी लोगों को क्या देना पड़ता था? खीराज। आप इतने से समझ रहे हैं कि कितना पहाड़ी लोग पावरफुल में है, ये केकरो समझिए नहीं रहा है। यहां तक कि जमींदारों के धमका कर करके और से लगान वसूल ले रहा है। समझ रहे बात ना? तो इसका ये धंधा था कि नहीं लगान दोगे तो लूटपाट कर लेंगे, अशांति कायम रखेंगे। तो यदि चाहते हो कि समाज में शांति रहे, सब तरीके से रहो, लूट लाट नहीं हो, तो टाइम टू टाइम जो है कि आना एकदम जंगल में और यहाँ पे हमारे महालों को, मुखिया को टैक्स देना है। ध्यान से सुनेंगे, कहते हैं शांति खरीदने के लिए, ये तो ठीक है भैया, जमींदार से ले लिया, लेकिन कहते हैं कि वो रास्ता जो पहाड़ी के बगल से जाता था और जिन रास्तों पे इन पहाड़ी लोगों का कंट्रोल, नियंत्रण होता था, तो ये रास्ते से गुजरने के लिए यहां से जितने भी व्यापारी हैं अलग अलग जगह पे माल लाद कर करके कृषि के उपज एक स्थान से दूसरे जगह ले जाएंगे बेचने के लिए, तो ये मार्ग का सहारा लेते थे। और वो मार्ग, वो रास्ता जो पहाड़ी के बगल से होके जाता था और जहां पहाड़ी लोगों का अधिकार होता था, तो ये व्यापारियों को भी धमकाता था और कहता था व्यापारी लोग से कि क्या कहता था कि ये देखिए, ये कौन मार्ग है? ये मार्ग वो मार्ग है जो पहाड़ियों द्वारा क्या होता है सर जी, तो नियंत्रित होता है। तो पहाड़ी द्वारा नियंत्रित जो मार्ग है, ये मार्ग से तुम्हारा माल एकदम सेफ जाएगा, सुरक्षित जाएगा, कहीं लूट लाट नहीं होगा। लेकिन इसके लिए व्यापारी को कहता था कि तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये रोड टैक्स मांग रहा है, यानी पथकर, इसको क्या कहते हैं? पथकर। एनसीईआरटी में आपको ये वर्ड मिलेगा पथकर। बात को समझेंगे, ये पथकर मतलब रास्ता में तुम जा रहे हो, चाहते हो कि लूट लाट तुम्हारा नहीं हो, तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। हमारे मुखिया को क्या दो? तुम टैक्स दो। अगर तुम मुखिया को टैक्स नहीं दे रहे, पहाड़ी लोगों के सरदार मुखिया को टैक्स नहीं दोगे, तो तुम्हारा जो माल गाड़ी यहाँ पे आएगा, बैलगाड़ी वगैरह सब, तो जहां मन तहां हम तुम्हारा माल लूट लेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं
कि आम जनता के लोगों से और साथ ही साथ जमींदारों को भी धमका कर करके और व्यापारियों से भी ये क्या करते थे, टैक्स। व्यापारी को कहते थे कि अगर आप पथकर दे रहे हो, यानी इस रास्ते से जाने आने माल ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, इसके लिए अगर आप हमको टैक्स पे कर रहे हैं तो हम आपको व्यापारी के क्या करेंगे भैया, व्यापारियों की रक्षा करेंगे। जितने भी व्यापारी इस मार्ग से जाएंगे आएंगे उनको जो है हम माल की सुरक्षा की गारंटी देते हैं कि कोई लूटपाट नहीं होगा। ध्यान से सुनेंगे, यानी लूटपाट नहीं होगा, लूटपाट नहीं होगा। व्यापारियों की रक्षा के लिए ये पहाड़ी लोग के जो मुखिया हैं ये आश्वासन दे रहे हैं। याद रखेंगे, क्या दे रहे हैं, आश्वासन, कि उनके माल जो है वो माल की रक्षा करेंगे, उनका माल लुटाएगा नहीं। तो ये ध्यान से सुनेंगे। इस तरह से व्यापारिक लोग भी जो है कुछ पैसे दे कर करके, या तो पैसे दे या तो अनाज दे, ये दे कर करके और इस पहाड़ी के पास के जो रास्ते थे उससे वो नियंत्रण अपना व्यापार करते थे। तो जमींदार से भी पहाड़ी लोग टैक्स वसूल रहे हैं और साथ साथ बड़े बड़े व्यापारियों से भी पहाड़ी लोग टैक्स वसूल रहे हैं और आम जनता से भी टैक्स वसूल रहे हैं। और जहां आम जनता परेशान करेगा वो पहाड़ी में से रात के निकलेगा 10 गो 20 गो हुला लाला करते भाला उला लेके ओकरा अनाज उनाज सब लेके भाग जाएगा, गाय भैंस सब खोल के लेके भाग जाएगा। तो ये कंडीशन चल रहा है अभी यहाँ पे। अब कहते हैं कि इस प्रकार जो कुछ पैसे ले करके जो शांति खरीदने का जो सिलसिला चल रहा था, शांति कायम करना है तो तुमको लगान देना पड़ेगा, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन कहता था, तो पहाड़ी लोग। अब कहते हैं कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। अब कह रहे हैं कि नहीं चला, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये भी बात को समझेंगे। अब क्यों नहीं चल रहा है भाई, कहते हैं कि जब 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों की अगर बात कर ले तो ये सब सिस्टम भंग हो गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, अंतिम दशकों यानी मतलब हो गया 1790 के बाद। अब ये धीरे धीरे जो सिस्टम है ना सर जी, 1780 82 85 80 के बाद आप समझिएगा धीरे धीरे ये सब सिस्टम क्या होना शुरू हो गया, तो कम होना शुरू हो गया। अब कहिएगा कि कम काहे हो रहा है, आखिर काहे इस तरह का नियम इसका खत्म हो रहा है। अब जमींदारों पर इसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, जमींदार से व्यापारियों से लगान नहीं ले रहा है। इसके पीछे का वजह सुनिएगा। कहते हैं कि इन दौरान अस्थाई खेती की सीमा में वृद्धि की जा रही थी। जहां आपको फास्ट लगे, समझ में नहीं आए, वीडियो को पीछे करके देखिए, ठीक है, 2 बार 3 बार सुनिए। नहीं समझ में एकदम आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़िए। अगला वीडियो में आएंगे तो हम आपका पूरा बढ़िया से एकदम ले करके आएंगे बात विचार को, कोई कौन क्या कहे हैं, ठीक है, बस बाकी समझते चलेंगे। ये क्या कर रहे हैं भाई अभी कि आखिर लगान नहीं ले रही, सब भंग हो जा रहा है। इसके पीछे का कारण, तो पहला कारण यह है कि अस्थाई खेती की जो सीमा थी उसका विस्तार हो रहा था। जैसे इधर के खेतीहर लोग थे, अब बगल बगल इधर जो खेती कर रहे थे, अब ये धीरे धीरे खेती करते करते बढ़ाते बढ़ाते अब ये राजमहल की पहाड़ी के पास भी सट रहे हैं। साथ साथ कहते हैं अब दूसरा ये भी आप देखेंगे कि अब अंग्रेज भी जो है, यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, जंगलों की कटाई और सफाई, ध्यान सुनेंगे, जंगल की कटाई और सफाई के काम के लिए ये प्रोत्साहित कर रहे थे लोगों की कि जंगल को धीरे धीरे क्या कर दिया जाए, तो काट दिया जाए। अब कहिएगा कि काट काहे दिया जाए, तो यहां पे बात को समझेंगे। इसके अलावे में भी अभी पहले समझेंगे। तीसरा यह भी कारण है कि जितने भी जमींदार होते थे और जोतदार होते थे, जोतदारों के बारे में तो पहले आपको बताएं, तो जमींदार और जोतदार के द्वारा जो भी परती भूमि होता था जिसपे पहले अनाज नहीं उगाए जाते थे, परती और बंजर जमीन दोनों में अंतर है, पहले समझिएगा। बंजर जमीन वेस्टलैंड उसको कहते हैं कि जहां जिस मिट्टी की उर्वरा शक्ति ही खत्म हो जाए, वहां वो अपना उपज शक्ति जो मिट्टी खो दे तो उस जमीन को कहते हैं बंजर जमीन। लेकिन परती जमीन का मतलब होता है कि कई दिनों तक उस जमीन पे खेती बाड़ी लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बंजर है, ठीक है, वो तो और काफी उपजाऊ हो गए हैं। तो जो भी इलाका होता था जो पहले से उस पर उत्पादन नहीं किए जाते थे, अब कुछ पेड़ पौधे उग गए थे जंगल टाइप के। देखिए गांव में 2-2 3-3 गांव के बीच में खंदा होता है, बधार होता है, और बधार में जहां तहां पेड़ बगीचा हो जाते हैं। लेकिन जब आबादी बढ़ रहा है तो उस बगीचा धीरे धीरे कट रहा है और सब खेती बाड़ी में चेंज हो जा रहा है। तब बस बंगाल में भी वही था, यहाँ जितने भी जमींदार और जोतदार के द्वारा में अब उस जमीन को भी जोता जा रहा है जो जमीन पहले क्या था, परती। तो परती जमीन को भी याद रखेंगे, जोतदार और जमींदारों के द्वारा जो है इसको धान की खेती में चेंज कर दिया जा रहा है। कौन सी खेती में, ये याद रखिएगा जी, तो धान की खेती में क्या कर दिया जा रहा है, चेंज। तो एक 3 ये भी रीजन हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने ये भी बढ़ा रहे हैं क्या, तो जो भी जोतने वाले जो क्षेत्र थे उनमें वृद्धि कर रहे हैं। साथ साथ ध्यान से सुनेंगे,
जो अंग्रेज होता था ना, अब यहां ध्यान सुनेंगे, अंग्रेज इसलिए प्रोत्साहित कर रहा था कि जंगल की कटाई हो जाए, जंगल की सफाई हो जाए, ताकि इससे क्या होगा कि जब क्षेत्र में वृद्धि होंगे तो इनका राजस्व का जो स्रोत है ना सर, इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ेगा। जैसे अगर बंगाल के क्षेत्र में कम उत्पादन होगा तो इनको कम टैक्स आएंगे, और बंगाल के क्षेत्र में अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो इसको भी क्या मिलेगा भैया, अंग्रेज को, तो राजस्व ज्यादा। क्योंकि जब अस्थाई बंदोबस्त पढ़ोगे ना भैया, तो वहां पे आपको एक बात पढ़ना है कि अंग्रेज क्या कहता था कि आप जमींदार को कहता था कि तुम जा करके गांव से टैक्स लेके आओ, जब तुम लगान लेके आओगे तो लगान को 1/11 हिस्सा, ध्यान से सुनेंगे, ये 1/11 हिस्सा लगाता था, माने 11 केजी अनाज है तो एक में कहता था 1/10 हिस्सा अपने रखता था और एक हिस्सा जो है वो जमींदार को मिलता था। माने 11 किलो अगर अनाज जमींदार लेकर के आएगा गांव से वसूल करके तो 1 केजी जमींदार को मिलेगा और 10 केजी जो होगा वो अंग्रेज अधिकारी ले लेंगे। तो जमींदार भी चाहता था कि अगर हम 22 किलो अनाज लेके आएंगे, ताकि इससे फायदा क्या होगा कि अगर 22 किलो लाएंगे तो 2 किलो हमारा मिलेगा ना, लेकिन अंग्रेज भी फायदा है कि तू लाओ ना बेटा, तू 10 किलो 11 किलो से तू 22 किलो लेके आएगा तो तोरा 2 किलो मिलेगा, लेकिन हमारा सीधे 10 से क्या मिल जाएगा, तो 20 केजी मिल जाएगा। तो अंग्रेज के राजस्व का स्रोत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जमींदार अभी प्रति जमीन को भी जोत रहा है और अंग्रेज और बढ़ावा दे रहा है कि ना है तो जंगलों उंगलों के साफ करो, ये सब जितना राजमहल की पहाड़ियां है ये सब उजाड़ है, ये सब के साफ करके खेती बाड़ी में योग्य बना दो इसको। तो इस सब के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। अब अंग्रेज ये भी एक तो जाने कि इसमें अंग्रेज के राजस्व में क्या हो जाते तो वृद्धि, स्रोत ही बढ़ जाता। दूसरी ये भी अंग्रेज के पीछे एक फायदा दिख रहा था अंग्रेज को कि जब निर्यात की बात करते हैं, यहां से जो भी उपज का जो बाहर में हम ले जाके अनाज को बेचेंगे तो कहीं ना कहीं निर्यात के लिए जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ेगा। ध्यान से सुनेंगे, निर्यात के लिए जो फसल है उसका क्या हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, तो निर्यात बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, दूसरे जगह पे वस्तुओं को ज्यादा बेचा जाएगा, ये भी एक रीजन है। तो इसीलिए याद रखेंगे अंग्रेज जो है जंगल को क्या मान रहे हैं, तो उजाड़ मान रहे हैं। जंगल को उजाड़ मानते हैं कि इसको हटा दिया जाए, इससे कोई बेनिफिट वगैरह नहीं है। साथ साथ कहते हैं कि जो जंगल में जो लोग है, जंगल में लोग को कहेंगे वनवासी। तो जो वनवासी है, यानी वनवासी किसको कह रहा है, यही पहाड़ी लोगों को। तो ये पहाड़ी लोगों को जो अंग्रेज वनवासी कह रहा है, इसको कहता है कि ये असभ्य है, इसमें कोई सभ्य गुण लक्षण नहीं है, ये जंगल में असभ्य जीवन जी रहा है, इसको कहता है कि ये बर्बर है। ये क्या है, बर्बर। जैसे चंगेज खां का जब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो चंगेज खां को भी बर्बर कहते हैं। याद रखेंगे, बर्बर का मतलब वही है जहां पर ये लोग जाएगा और लूटपाट करेगा। तो यहाँ पहाड़ी लोग क्या करता है, रात के जाता है, भैंस खोल देता है, राज के अनाज लूट के भाग जाता है और धमकाता है जमींदार को कि तुम लगान नहीं देगा तो तुम्हारे क्षेत्र में शांति नहीं रहेगा, जहां तहां मार काट शुरू रहेगा। व्यापारी को ये लोग कहता है कि दिन दिहाड़े तोरा माल लूट लेंगे, जब हमारे रोड के पास से तोरा बैलगाड़ी पर अनाज लेके जाएगा तो अगर चाहते हो कि तोरा लूटपाट नहीं हो तो उसके लिए लगान दो तू। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये बर्बर टाइप का आदमी है, ये उपद्रव समाज में कैले रहता था, इसीलिए अंग्रेज कहता था इन वनवासियों को कि ये असभ्य है, ये बर्बर है और ये उपद्रवी है। साथ साथ ये क्या है, तो ये क्रूर है। ये इन सब घिनौना तरह से इसको देखता था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो ध्यान से सुनेंगे, अंग्रेज याद रखेंगे कि ये सब होने के बावजूद भी इतना कुछ पहाड़ी लोग भी कर रहा है और इधर आम जनता भी पहाड़ी लोगों से भी परेशान है, जमींदार भी पहाड़ी लोगों से परेशान है। लेकिन राज्य में प्रशासन की जो जिम्मेवारी थी वो किसके ऊपर में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा बागडोर संभाल ली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जब ये मसला जा रहा है ना कि पहाड़ी लोग निकलता है काफी संख्या में, रात में अनाज लेके भाग जाता है, यहाँ पे कहीं पे जला देता है, किसी को मार दे रहा है, माने समाज में ये जो शांति होता है ना वो कायम नहीं होने दे रहा है। तो ब्रिटिश के जितने भी यहाँ पे जो अधिकारी होते थे वो अधिकारी लोग इस पे कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि इन पहाड़ी लोगों पर याद रखेंगे शासन करना ये भी इतना आसान नहीं था। ये भी बात को समझेंगे, इन पहाड़ी लोगों पे जो है अंग्रेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ये भी ध्यान से सुनेंगे। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, कहते हैं कि जंगलों का सफाया याद रखेंगे और अस्थाई कृषि, साथ साथ ध्यान से सुनेंगे, और जंगलों को पालतू
ये याद रखेंगे, जंगली को पालतू, सभ्य और शिकार करना छुड़वाना। अब मतलब समझिएगा, मेन पॉइंट हम खाली यहाँ एनसीईआरटी का लिख देते हैं ताकि आपको एक कहानी के भाव से हम पहले समझाने का प्रयास करें, फिर आप बुक पढ़िए। जो लोग बुक नहीं रखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आग्रह है भैया आपसे एक बार के एनसीईआरटी आप बुक रखिए और पढ़िए, बिना फिर कोई फायदा नहीं है। और नहीं तो फिर आप नोट्स रखिए, नोट्स लीजिए, नोट्स लेकर के फिर रीड कर लीजिए, वीडियो सेशन देखने के बाद नोट्स लीजिए, नोट्स रीड करिए। जितना क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव आएगा, आप खाली कंटिन्यू कहानी की तरह वीडियो डबल स्पीड कर करके सुनते जाइएगा, क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा यहाँ आपका बुक बता रही है, नॉलेज भी आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पे बात को समझेंगे, अंग्रेज जो है इन पे शासन करने में असफल हो जा रहे थे, लेकिन अंग्रेज जो है वो जंगल के क्या करना चाहते थे, तो सफाया करना चाहते थे, और साथ साथ ये जो जंगल है ना, इसको उजाड़ मानते थे, और इस जंगल को ये अस्थायी कृषि बनाना चाहते थे कि यहाँ पे अस्थायी रूप से खेती बाड़ी का काम जो है वो शुरू हो जाए। और साथ साथ ध्यान से सुनेंगे, जंगली को क्या किया जाए, तो पालतू, जो भी यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या किया जाए, तो एक जगह पे रखा जाए पालतू, और उनको सभ्य बनाया जाए। जो इन लोग शिकार करते हैं जंगल में रह करके, इन लोग से शिकार का जो कार्य है ना, ये भी क्या कर दिया जाए, तो छुड़वा दिया जाए। और ये सब छुड़वा कर करके इस तरह से इनको सभ्य बना करके इनको किस काम में लगाया जाए, तो खेती बाड़ी वाला जो धंधा है ना, ये किसी तरह से इसको, इस खेती बाड़ी को अस्थायी रूप से करे। क्योंकि पहले भी खेती करते थे, लेकिन आपको मालूम है कि लोग झूम कृषि करते हैं अस्थायी रूप से, लेकिन अंग्रेज चाह रहा है कि इन लोग से अस्थायी रूप से जो है खेती बाड़ी वाला धंधा जो है वो अपनाने के लिए किसी तरह से इसको मना लेना है, राजी करा देना है। तो अंग्रेज की ये नीति है इनके ऊपर में कि अंग्रेज चाह रहा है कि आराम से खेती बाड़ी करे, और इससे क्या होगा कि खेती का विस्तार होगा। बाकी तो आप समझ रहे हैं कि जो जंगल जो है, इससे अंग्रेजों को क्या हो रहा है, फायदा। और ये सब करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज धीरे धीरे यही सब पे प्रोत्साहन दे रहा है, और कहते हैं कि धीरे धीरे कर करके और खेतियों का विस्तार अंग्रेजों के काल में शुरू कर दिया। जैसे जैसे अंग्रेजों के काल में, अच्छा अंग्रेज के काल में खेती बाड़ी का कार्य जब ज्यादा शुरू होगा, तो ये कौन करेगा, तो आम आदमी न करेगा, गांव के लोग करेंगे, अंग्रेज थोड़ी ना के खेती करेगा। तो इधर जो गांव के जो लोग होते थे, अब इनको प्रोत्साहित कर रहा है अंग्रेज कि आप खेती बाड़ी का जो क्षेत्र है वो विस्तृत कर दीजिए, फैला दीजिए। तो मान लो यहां तक खेती बाड़ी करता था ये गांव वाला, अब ये क्या कर रहा है, एकदम पहाड़ी पे सटैले चल जा रहा है। इससे क्या हुआ, पहाड़ी के किनारे जो है जंगल उंगल जब काटना शुरू कर दिया ग्रामवासी, तब बताइए पहाड़ी लोग एकरा पे सुखले गर्म होगा कि नहीं होगा, एकदम गर्म हो जाएगा। और तब कहते हैं कि जब जंगल और जो पहाड़ी लोगों का जो चारागाह था, जहां अपने पशुओं को चराते थे, ये सभी क्षेत्र जो है वो संकुचित हो गए, यानी एकदम सिमटते चला जा रहा था। चारों तरफ से जो है वो क्षेत्र के जितने भी आसपास के जो लोग हैं, ग्रामवासी, जमींदार, अंग्रेज, सब लोग प्रोत्साहित हो गए थे, और वो प्रति जमीन से लेकर के सभी जमीन को, जो जंगल वाले वृक्ष वाले भाग हैं, उनकी कटाई करके आड़ी झाड़ी की और कृषि योग में तब्दील कर रहे थे। तो ये सबसे बेचारे पहाड़ी लोग परेशान हो गए। उनको लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे जो संपत्तियां हैं, हमारा जो भाई वनवास, ये सब पूरा जंगल है, इसको ये लोग धीरे धीरे करके काट देगा। और इससे हुआ क्या, असर क्या पड़ा कि अब पहाड़ी लोग और ग्रामवासी के बीच में दुश्मनी बढ़ गई। ध्यान सुनेंगे, यानी जो पहाड़ी लोग थे और साथ साथ जो अस्थायी खेतीहर जो लोग हैं, जो अस्थायी रूप से एक जगह पे खेती बाड़ी करने वाले जो लोग हैं, उनको अस्थायी खेतीहर कहते हैं। और अस्थायी खेतीहरों के बीच में जो है वो झगड़ा क्या हो गया, तो बढ़ गया। ये ध्यान सुनेंगे, पहाड़ी लोग और अस्थायी खेतीहर के बीच में झगड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ने के पीछे का रीजन समझ रहे हैं, ये लोग अपने खेती बाड़ी के क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं। अरे विस्तार करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके विस्तार से जो पहाड़ी लोगों का जो जगह, रहने वाला जो जगह था, जहां पे वो लोग पशु चराते थे, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्षेत्र जो है वो सिकुड़ रहा था, वो कम पड़ रहा था, जिससे उनको आभास हो गया, उनको लगा कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो ये लोग तो राजमहल के पहाड़ी में जो हमारा जीने का जो आधार है ना, जो हमारी पहचान है ना, वो कहीं ना कहीं सब अंग्रेज जमींदार और ग्रामवासी मिलकर खत्म कर देंगे। तो ये क्या किए, ग्रामवासी पे एकदम पूरा गर्म हो गया। और गर्म हो गया तो क्या किया, ये ध्यान से सुनेंगे, जब झगड़ा दोनों के बीच हुआ तब पहले जितना नियमित रूप से गांव में आकर के ये लोग लूटता था, अब ये नियमित से तनी अधिक, माने जितना रेगुलर आक्रमण करते रहता था, अब ये ओकरा से ज्यादा गांव में जो लोग होते थे, तो गांव में जितने भी बसे लोग हैं उन पर हमला करना जो है वो ज्यादा कर दिया। जब मन तब आता, गांव में आकर के लूट लेता। इसको जलन इस बात से था कि तुम हमारे एरिया
में काहला घुस रहे हो, तुम हमारे जंगल को क्यों नुकसान करने के पीछे है। बस इतनी सी दुश्मनी को लेकर के अब ये पहाड़ी लोग आता और गांव में बार बार जितना पहले ना आक्रमण किया होता उससे अब बहुत ज्यादा इन ग्रामवासियों के क्षेत्रों में हमला करना शुरू कर दिया। अब इससे जब मामला अंग्रेजों के पास में गया कि पहाड़ी लोगों का जो पहले जो आक्रमण होते थे वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है, अशांति का माहौल है, तब अंग्रेज जो है एकदम गर्म हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकारी होंगे यहाँ पे वो लोग क्या हो जाएंगे, एकदम कलेक्टर को कहेंगे कि किसी तरह से मामला सुलटाओ। तब कहते हैं कि 1770 के दशक, ये ध्यान से सुनेंगे, 1770 के दशक में ब्रिटिश जो अधिकारी थे ये तय कर लिए थे कि ये याद रखेंगे। अब यहाँ एनसीईआरटी के एक वर्ड आएगा, इसको कहते हैं निर्मूल। निर्मूल का मतलब होता है पूर्णतः नष्ट कर देना। तो अंग्रेज जो ब्रिटिश अधिकारी हैं ये 1770 के दशक में ये तय कर लिए थे कि पूरे पहाड़ी वाले क्षेत्रों को हम निर्मूल कर देंगे, यानी नष्ट कर देंगे, यानी पहाड़ी वाले जितना इलाका है पहले यहाँ के लोगों को एकदम मार देंगे, एकदम गोली चलाना पड़ जाए तो गोली एकदम फायर कर देना है, एकदम किसी तरह से एकदम संहार अपनाने के लिए भी तय हो गए। अधिकारी लोग कहें कि एकदम अबरी आर पार हो जाएगा, ये पहले पहाड़ी लोग इतना अशांति कायम कर दिया है कि किसी तरह से अब कहानी साफे कर देंगे, अंगल जंगल साफ कर देंगे, यानी एकदम क्रोधित हो गया अंग्रेज हिंसा पे उतर आया। लेकिन कहते हैं कि 1780 के दशक में, ध्यान से सुनेंगे, फिर से यही आदमी, आपको शायद ये ध्यान होगा, ये भागलपुर के कलेक्टर है और कलेक्टर का नाम है ऑगस्टस क्लीवलैंड। याद रखेंगे ऑगस्टस क्लीवलैंड के बारे में बताए थे हम आपको पिछले वीडियो सीरीज में कि एक होजेज आते हैं और ये विलियम होजेज जो होते हैं जो इस राजमहल के पहाड़ी में जाते हैं भ्रमण करने के लिए, किनके साथ में, तो ये ऑगस्ट क्लीवलैंड के साथ में, कि जो भारत में जब वो आते हैं तो ये कलेक्टर से उनकी दोस्ती हो जाती है और इनको गांव के जो मुखिया है, ये पहाड़ी के जो मुखिया है, ये पहाड़ी के मुखिया जंगल भ्रमण करने के लिए इन कलेक्टर साहब को लाते हैं और उन्हीं के साथ में वो आया था और पहाड़ी में बड़ा सुंदर सा 2 चित्र बनाया है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। और पिछले वीडियो सीरीज में हम आपको क्लियरिटी, एकदम क्लियर, बुक से भी ज्यादा क्लियर आपको दिखाने का प्रयास किए, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। चलिए ये ध्यान सुनेंगे। अब ये क्लीवलैंड बेचारे समझदार थे। क्लीवलैंड क्या है कि आओ ताऊ करने से कोई फायदा नहीं है, बैठ करके बात करते हैं। तो 1780 के दशक में, ध्यान से सुनेंगे, ये भागलपुर का क्लीवलैंड जो कलेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, पहाड़ी के मेन सरदार के बुला, ये जो पहाड़ी के जो जनजाति का जो मुखिया है ना, जो सरदार है ना, इस मुखिया को बुला करके बैठ के शांति से बात करते हैं। तब मुखिया को बुला करके और कहा गया कि देखिए आप लोग अपने एरिया में आपके जितने भी लोग हैं उनमें लूटपाट बंद कराइए और उन लोग को डिसिप्लिन में रहने के लिए कहिए, सब तरीके से रहे, शांति कायम करके रहे, और इसके लिए भाई उनको अगर किसी तरह की दिक्कत है तो हम आपको भत्ता देने के लिए तैयार हैं। ध्यान सुनेंगे, भत्ता समझ रहे हैं? भत्ता का मतलब होता है, अब देखिए हम आपके यहाँ काम करें तो अगर आप हमको बदले में पैसा दे रहे वो तो हमारा वेतन है, ठीक है। और भत्ता का मतलब क्या हो गया कि वेतन के अलावे में हम जो परिश्रम कर रहे हैं ना, तो उस श्रम के अलावे में भी हमको एक्स्ट्रा जो पेमेंट अगर आप पे कर रहे हैं तो वो भत्ता हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम आपके यहाँ 5000 पर नौकरी कर रहे हैं, 5000 आप हमको दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि 1000 ये आपका जो है हमारे यहाँ काम करते हो तो 1000 तुमको जो है ये आपका लंच का खाने का पैसा मिलेगा। चाहे आप मान ले दूर से आए हो तो यहाँ पे आप डेरा लोगे तो खर्चा होगा, तो चलिए 2000 रुपया हम आपको डेरा के लिए, जैसे सरकारी नौकरियों में देखते होंगे कि रहने के लिए क्वार्टर वाटर नहीं लेता तो उसको सरकार जो होता है भत्ता देता है। तो यहाँ पे कहा कि तुम लोग अपने आराम से रहो, जंगल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपद्र नहीं मचाना, शांति से रहिए, आप सभ्य तरीके से रहिए, ठीक है। और ये शांति कायम करने के लिए मुखिया को कहा कि आप लोग को दिक्कत होता है तब ना पहाड़ी वाले निकलते हैं और जहां तहां लूटपाट करते हैं, तो चलिए उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हम आपको भत्ता अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो ये बात हुआ, लेकिन कहते हैं कि जो इधर के पहाड़ी लोग के जो मुखिया गए वो भत्ता एक्सेप्ट किए ही नहीं। कंपनी वाले कहे कि हम आपको भत्ता देंगे, लेकिन पहाड़ी लोग कहेंगे कि हमको नहीं भत्ता लेना है। कहते हैं कि कुछ जो मुखिया भत्ता ले करके जब यहाँ पे पहाड़ी में जब एंट्री लिए तो सारे पहाड़ी लोग समझ गए थे कि ये हमारे मुखिया जो है ये मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसीलिए एकरा मुखिया ही देना ठीक नहीं है, ओकर मुखिया ये चल गया जो भत्ता लेके आया था। तो ठीक है, इस तरह से हम आगे भी एनसीईआरटी के कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बस धीरे धीरे ही कड़ी को बढ़ाएंगे, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो शायद आप देख नहीं पाते हैं, कुछ भी अलग अलग मेंटेलिटी के लोग हैं, ठीक है। 20 को 10 को व्यू जाता है तो लोग को लगता है 10-20 को देखा है,
तो बड़े स्तर पे देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग क्वालिटी और भी डेवलप करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका प्यार आशीर्वाद मिले। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।